अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ताहिर गौहर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। जी, शुक्रिया। आप आपकी सर फेसबुक पे बहुत एक्टिविटीज़ देख रही थी मैं, काफ़ी आना-जाना और इवेंट्स वगैरह चल रहे थे। लेकिन सर पाकिस्तान में भी कम हंगामा नहीं है। और अगर हम सबसे पहले बात करें जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने आते ही कैमरा के सामने आज एक अपना जो सेशन था वो किया 15 मज़ीद जजेस के साथ। कैसे देखते हैं सर आप उनकी आमद को? क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से उन्हें रोका जा रहा था और क्या कुछ उनके साथ इमरान खान के टाइम में नहीं किया गया। देखिए, बात ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की शोहरत तो अच्छी है, मगर फ्रैंकली जिस तरह से पाकिस्तान का मीडिया और इवन पाकिस्तान के जजेस या स्टेक होल्डर इवन फ्रैंकली फ़ाइज़ ईसा साहब आते ही जिस तरह अपनी शोबाज़ी कर रहे हैं, हुँ। मुझे यहाँ पे बैठ के वो अच्छी नहीं लग रही बातें। उसकी वजह ये है कि ये प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। हमारे कनाडा में तो हमें चीफ़ आर्मी स्टाफ के नाम का नहीं पता, चीफ़ जस्टिस के नाम का भी नहीं पता। ये ऐसे ओहदे होते हैं जो काम करने वाले ओहदे होते हैं, अपने वो नाम करने वाले ओहदे नहीं होते। तो हुँ। अगर ये वही लेगेसी जो चली आ रही है इफ्तिखार चौधरी इवन उससे भी पहले कि जी शख्सियात के इर्द-गिर्द ही हर चीज़ घूमनी है और अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के इर्द-गिर्द ही अब हर चीज़ घूमनी है, तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब मतलब मुझे हैरत हो रही थी, मैं इवन BBC.com उर्दू पे मैं देख रहा था। हुँ। उनके बारे में आर्टिकल कि जी ये खुदा ने क्या दिन दिखाया कि जी आज वो अपनी बेगम के साथ खड़े हैं, मुँह पे एक तमाचा है, समथिंग लाइक दैट, इवन ऑन अ BBCUrdu.com पे। हुँ। तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मतलब एक अच्छी शोहरत वाले चीफ जस्टिस आए हैं, अब पता नहीं वो आगे क्या-क्या परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन हमें उनकी शोहरत से क्या लेना-देना? हमें उनके नाम से क्या लेना-देना? मतलब अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, मेरा तो ख़ैर कोई लेना-देना नहीं है फ्रैंकली पाकिस्तान के साथ एनी मोर एक कमेंटेटर की हैसियत से, ना हुँ। तो मैं वहाँ पे आता हूँ, ना मुझे रहना है। मेरा तो देश कनाडा है और यहीं पे मेरा जीना-मरना है। तो लेकिन हम चूँकि वहाँ की साउथ एशिया की बैकग्राउंड के लोग हैं, हुँ। तो कमेंट्री करते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा कि भई आफ्टर ऑल फिर मुझे क्या फ़र्क है मिस्टर बंदयाल और इनके बीच। मिस्टर बंदयाल भी वो मीडिया की आँख का तारा थे, अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा मीडिया की आँख का तारा है। सिर्फ़ मीडिया की आँख का तारा ही नहीं, बल्कि खुद भी वो इस तरह की चीज़ें जो हरकतें कर रहे हैं, आते ही हुँ। ठीक है, उन्होंने फुल बेंच एक बनाया, वो भी तो एक ऑप्टिक्स है ना सारी। जो ऑप्टिक्स बिन मिस्टर बंदयाल की और उससे पहले के मिस्टर खोसा और उससे पहले व्हाटएवर साकिब निसार बल्कि मैं सही टाइमलाइन में नहीं जा रहा, लेकिन ये सब ज चीफ जस्टिसेस जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं, इफ्तिखार चौधरी से लेके अब तक, सब ऑप्टिक्स का ही खेल था। ठीक है, इस ऑप्टिक्स के खेल में हो सकता है फ़ाइज़ ईसा साहब कोई अच्छे फैसले भी करते हैं, हमें नहीं पता आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। लेकिन ये ऑप्टिक्स नहीं अच्छी हैं चीफ जस्टिस के लिए, ये उनका मनसब नहीं है। हुँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि उनको कोशिश करनी चाहिए अपने आप को मीडिया से डिस्टेंस करने में। उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल हाइप्स के केसेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे अपने आप को कम करें। खुद वो कहते हैं कि 40 से 60,000 केसेज़ हुँ। इल्तवा में पड़ गए बिकॉज़ ऑफ दीज़ पॉलिटिकल गैम्बिट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। हुँ। तो अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चक्रों में ही रही, जिन चक्रों में बंदयाल तक के ज़माने में रही और अब मिस्टर बंदयाल के जाने के बाद भी अगर वैसा ही वहाँ पे ऑप्टिक्स का ही खेल रहा, तो एब्सोल्यूटली दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो वो आगे जाकर हो सकता है इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को ना मिलें। लेकिन सर साथ-साथ शेख रशीद साहब जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं और उनके साथ उनके 2 भतीजे भी अरेस्ट हुए हैं। वैसे उनके वकील का कहना ये है कि जी उनका लॉयर यही बता रहे हैं कि वो हर केस में उनकी ज़मानत थी, फिर भी उनको कहीं ले गए। सादा लिबास में लोग आए थे और किसी नामालूम मकाम पे ले गए। देखिए, ये जो 2 लोग हैं चौधरी परवेज़ लाई और शेख रशीद,
कि जिस तरह गिरफ्तारी शेख रशीद तो खैर अभी वेरी रिसेंटली अरेस्ट हुए हैं। ये बड़ी हैरत होती है चूँकि ये दोनों हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी के डार्लिंग रहे हैं। और मतलब शेख रशीद तो अनऑफ़िशियली कह भी दिया करते थे कि मैं अनऑफ़िशियल स्पोक्स पर्सन हूँ पाकिस्तान आर्मी का। हुँ। चौधरी परवेज़ लाई तो शायद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दिया करते थे, वो ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी थे चौधरी परवेज़ लाई, ज़्यादा सीज़न्ड थे। ये बड़े बोले थे, शेखियाँ मारते थे, बढ़-चढ़ के बोलते थे। लेकिन ये बात रियलिटी है कि ये बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। तो अगर ये चौधरी परवेज़ लाई और प्रिसाइज़ली शेख रशीद अगर एस्टेब्लिशमेंट के करीबी थे और कोट अनकोट अनऑफ़िशियल स्पोक्स पर्सन थे, तो इससे पाकिस्तान आर्मी का भी खुदा हाफ़िज़ था कि अगर ऐसे लोगों को उन्होंने स्पोक्स पर्सन के तौर पर रखा हुआ था। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जो ओवरऑल ढांचा है, वो भी काफ़ी डफ़र था, आई एम सॉरी टू से। अगर इतने डफ़र लोग उनके स्पोक्स पर्सन थे। बहरहाल अब ये है कि हाइली डफ़र मगर बड़बोले, मगर मैं डफ़र उनको मतलब कोई डेरोगेटरी नहीं कह रहा, वो बड़े काया आदमी भी थे और काया आदमी भी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का जिस तरह का एक स्ट्रक्चर है बड़बोले लोगों का, अब चाहे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हों, चाहे पाकिस्तानी इश्यूज़ हों, तो वो तो इसी तरह की बड़के मारने वाले लोग हैं ना। लेकिन शेख रशीद की गिरफ्तारी, अब मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में क्या वो परवेज़ लाई की गिरफ्तारी की सूरत इख्तियार करती है कि परवेज़ लाई को तो हर 5-10 दिन बाद कहीं से बेल होती है और साथ हुँ। ही किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो एक बहुत हैरत वाली बात है, जिसका मतलब ये है कि वो ऑन बोर्ड नहीं रहे, या जो पाकिस्तान इस फ़ौज के अंदर की जो लड़ाई है, वो उनके अंदर की लड़ाई का अभी भी सिलसिला जारी है कि जो ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट का, जिसकी बुनियाद पर चौधरी परवेज़ ने डेविएट किया मुख्तलिफ फ़ैसलों में, तो वो ग्रुप शायद उनकी को बेल करवाने में कामयाब होता है। तो जो इस वक़्त लीडरशिप का ग्रुप है, यानी जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप का, वो उनको फिर गिरफ्तार करवा देता है, जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ बैठ के, जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, उनकी बुनियाद पर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। ये इनफैक्ट जो 102 सीनियर अफ़सरान को बरतरफ किया गया था, और उसके बाद भी कई जो अननोन, अनसीन किस्म की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिसकी खुसर-फुसर होती रहती है, जो हम तक कनाडा तक भी पहुँच रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर अभी तक वो लड़ाई किसी न किसी लेवल पे जारी है, और उसी लड़ाई का हिस्सा है परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी, रिहाई, गिरफ्तारी, रिहाई। इसी लड़ाई का अब ये नया शाखसाना शायद परवेज़ सॉरी ये मिस्टर शेख रशीद हैं। बिल्कुल लेकिन सर जैसे वो आई डोंट नो आप मूवीज़ कितनी देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन ये कि वो बच्चन साहब की मूवीज़ में दिखाया जाता था ना 70-60s की मूवीज़ में कि जब विलन जो होते थे उनके किसी साथी का काम खत्म हो जाता था, वो कहते थे इसको खत्म करो। तो वो कहीं बाहर निकलते थे तो उसको फिर साइडलाइन कर दिया जाता था। ऐसा तो नहीं है कि इसी तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी काम करती हो कि शेख रशीद साहब से अब कोई काम नहीं रह गया है, तो गिरफ्तार कर लो और इनको साइड पे करो। ये ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? जी, ऐसा भी है कि ये लोग अब खोटे सिक्के बनते चले जा रहे हुँ। हैं। मतलब जिसे पाकिस्तान की लैंग्वेज में कहते हैं, बुड्ढे खोसट बनते चले जा रहे हुँ। हैं। तो उनको अंदाज़ा है कि एक अब पाकिस्तान के सियासी खेल में जो शतरंजबाज़ी है वहाँ की, उनको नए प्लेयर्स चाहिए, नए प्लेयर्स वो वहाँ पे काफ़ी आ चुके हैं। तो शेख रशीद वग़ैरह जो लोग हैं, ये समझते हैं कि शायद ये फॉरएवर हैं। अब देखिए एक ज़माना था, मुझे याद है कि पीर साहब पगाड़ा और इस तरह के बड़े-बड़े नाम थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह थे और बड़े-बड़े नाम थे उस वक़्त, जो जो बड़े प्लेयर होते थे। मुस्तफ़ा खर भी उन लोगों में शामिल थे तब, वो नहीं रहे। फिर ये शेख रशीद वग़ैरह रिप्लेस हुए उन लोगों की अब शेख रशीद की जगह पे आप नए-नए लोग देखेंगे, मिस्टर काकड़ जो इस वक़्त के निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज़, ये नए प्लेयर्स में से हैं। अब नई ब्यूरोक्रेसी में लोग आ चुके हैं, लाइक लोग भी हैं, जैसे फवाद हसन फवाद साहब जैसे लोग हैं, जो रिलेटिवली बड़े लाइक लोग हैं। इवन मिस्टर काकड़ इज़ अ कैपेबल पर्सन, लेकिन वो अलग बात है कि वो आर्मी के इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान रहते हुए, पाकिस्तान की लीडरशिप करते हुए आप आर्मी के इशारों पे ना नाच सकें। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है। तो अब यही जो आपका सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी सोचती है कि ये अब बेकार के सिक्के हैं।
तो हुँ, वो वाक़ई इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आर्मी के लिए अब ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया बदल गई, इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया। ना वो कश्मीर जहाद, ये शेख रशीद कश्मीर जहाद के ही एक प्रोमिनेंट लीडर थे, वन ऑफ द लीडर्स। तो अब वो भी नहीं रहे कॉजेज़, तो फिर ज़ाहिर है इनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि इनकी अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनकी जगह पाकिस्तान के और अपॉर्चुनिस्ट किस्म के पॉलिटिशियन ले लेंगे और इनकी फिर क्यों ज़रूरत होगी इनको। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि सर वैसे तो खैर काकड़ साहब के लिए भी काफ़ी यही कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही लाए हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े नज़दीक हमेशा रहे, इसी वजह से उनको ये पोस्ट भी मिली है। सर इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या इलेक्शन आपको लगता है ये फिलहाल नहीं करवाएंगे और यही गवर्नमेंट चलती रहेगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना है कि ये केयर टेकर बने, चेयर टेकर ना बने। ये उन्होंने काकड़ साहब को कहा। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की जो बातें होती हैं वो भी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए होती हैं। हम्म, वो भी कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन तो है नहीं। हम्म, मुझे लगता है यहाँ कनाडा में बैठ के जो हमें दिखता है, आप साथियों को हमसे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है हम्म, वहाँ पे। जो हम पाकिस्तान से खबरें सुन रहे हैं, इंटरनेट की बदौलत हम 24/7 कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई हिस्सा हो एज़ अ जर्नलिस्ट। तो लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन वही जो जनवरी के एंड या फ़रवरी बताया जाता है, हो जाएँगे। हम्म, इलेक्शन ना होने में वहाँ की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। इमरान खान और उनकी पार्टी को काफ़ी कॉर्नर कर दिया गया है। और ज़ाहिर है ये बात तय है और तय नज़र आती है कि पाकिस्तान की हम्म, एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन चाहेंगी और ये नहीं है कि उनकी किसी के साथ परमानेंट दुश्मनी है या किसी के साथ परमानेंट दोस्ती है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आज उनकी नहीं बन रही तो कल बन भी सकती है। लेकिन ये इलेक्शन जो मतलब आइंदा चंद माह के अंदर होते नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कि चीज़ें उनकी कंट्रोल में है पाकिस्तान आर्मी की। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके कंट्रोल में हैं। कहने को बिलावल साहब या नवाज़ शरीफ की पार्टी या कोई भी पार्टी कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है। इवन ये भी उनके मुकम्मल कंट्रोल में है तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी। ऐसी बात नहीं है। चूँकि उन्होंने इतना लेसन दे दिया तहरीक-ए-इंसाफ वालों को पाकिस्तान हम्म, आर्मी ने, तो वो सारे के सारे लोग उनके कंट्रोल में आ गए हम्म, और जो 2-4 नहीं कंट्रोल में थे, वो भी अंदर बैठे हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो कंट्रोल में ना रहने वाले मिस्टर खान थे, तो वो तो अभी अंदर बैठे हुए हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक क्रश कर दिया। तो यही उनको खतरा था इनसे। कि इलेक्शन ना कराने की यही वजह हो सकती थी कि ये उनके लिए खतरा थे। तो जो खतरा उन्होंने काबू कर लिया तो इलेक्शन तो वो करवा देंगे। क्योंकि ये इलेक्शन जो होगा हर इलेक्शन की तरह रिज़ल्ट्स जो होंगे वो आर्मी की मर्ज़ी के मुताबिक आएँगे। तो इसलिए कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है उनको। और लोगों को अभी से अंदाजा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सर अगर हम बात करें भारत की, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट उन्होंने करवाया G20 का, लेकिन उसके बाद कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई, उनके फौजियों की और कई लोगों की, उसके बाद बहुत कहा गया, मीडिया में खास तौर पे बहुत कहा गया, पाकिस्तान का नाम बार बार आया कि जी ये जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान की साइड से आए थे और इस किस्म की बातें की गई। सबसे पहले सर आपको G20 का इनका किस तरह से लगा, इनका समिट जो हुआ था, और साथ फिर क्या फिर एक बार पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन आने वाली है? देखिए, बात ये है कि जो जी20 का समिट था वो मैं उसको एक बड़ा इवेंट ही नहीं समझता, वो तो है ही है। उस इवेंट के पीछे भारत की स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार का टेन्योर हुँ, है 9 साल का जो अब तक का है। वो उन्होंने अपने आप को असर्ट किया है वर्ल्ड लेवल पे। हुँ, तो इसी असर्शन की वजह से आपने और हम सब ने देखा कि जिस तरह सदर बाइडेन himself went to Delhi 2 days before the summit. वो यानी भारत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए। तो वो उनको कोई पहला दौरा नहीं है सदर बाइडेन का। सदर बाइडेन का इससे पहले भी दौरा हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजीम और भारत इत्तेफाक को जो अहमियत देता है, ये है इस इवेंट के पीछे। सिर्फ़ अमेरिका की बात नहीं है। फिर यहाँ से जो मोहम्मद बिन सलमान साहब थे, वो इवेंट के बाद भी 1 दिन ठहरे और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की और पाकिस्तान बेचारा आँखें बिछाए ही रह गया कि कहीं वो उनका जहाज़ ही ऊपर से गुज़र जाता और थोड़ी देर हुँ, के लिए वो फूल ही 2 निछावर कर देते। हुँ, कुछ भी ना हुआ। इन्होंने तो बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस की थी और यहाँ तक कहा कि $25 बिलियन सऊदी अरब से आ रहा है, $25 बिलियन हुँ, यूएई वगैरह से आ रहा है। उसकी अभी तक कोई कन्फर्मेशन अरब स्टेट्स की तरफ से नहीं आई, ये हुँ, पाकिस्तान की तरफ से ही ये सब ढोल बजाए गए।
तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आइसोलेशन का मामला रहा कि कोई आपकी दादरसी ही नहीं है। फिर सिर्फ सऊदी अरब या अमेरिका की बात नहीं, यूरोपियन यूनियन सदर, फ्रांस के सदर, जापान की लीडरशिप, ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप, यूरोपियन सॉरी ये G20 का हिस्सा अफ्रीकन यूनियन का बनना, मतलब ये कोई छोटे इवेंट्स नहीं हैं। ये हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जो उस समिट में हुए। भारत उससे पहले अपने आप को जिस तरह चाँद पे पहुँचाने का सेहरा उसने अपने सर पे लिया, जिस तरह सूरज के गिर्द उनके घूम रहे हैं इस वक़्त, सूरज के ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनके अपने सैटेलाइट काइंड ऑफ अ थिंग्स, अदितिया 1 जिसको कहा जा रहा है। तो ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, तो भारत इज़ एट अ वेरी, वेरी डिफरेंट लेवल। अब पाकिस्तानी बेचारे जो हैं, वो भारत के साथ ही अपने आप को कंपेयर करते हुए परेशान हैं। उनकी मजबूरी है, किसके साथ कंपेयर करें? बादशाह एक है, सरहदें साथ मिलती हैं। तो वो अपनी जगह मसला। आपका दूसरा सवाल, तो उसके बाद जो रिसेंटली हमने जम्मू कश्मीर में जो एक टेररिज़्म की एक नई वेव देखी, जो चलती रहती है वहाँ पे, लेकिन जो टेररिज़्म 2019 से पहले होती थी, उसका तो खैर अशर अशीर भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये भारत के लिए ये बड़ा एक उसकी पीठ पे जैसे खंजर है कि उनके बड़े सीनियर जो अफ़सर्स हैं, वो दहशतगर्दी के नतीजा में शहीद हुए। और ये एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है, और ज़ाहिर है उस दहशतगर्दी के पीछे अब अनऑफ़िशियली और ऑफ़िशियली अगर भारत पाकिस्तान का नाम लेता है, तो उसके पीछे प्रेसिडेंट भी है, वो उसके पीछे पूरे का पूरा एक इतिहास है। और फिर कोई ना कोई एविडेंसेस भी होते हैं। तो अब पाकिस्तान वैसे तो किसी मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उनको इस मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे नतीजा क्या निकलता है? इससे नतीजा ये निकलता है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडर्स के जो दौरे पाकिस्तान के कैंसल होते हैं, वो और कैंसल होते रहेंगे, क्योंकि दुनिया को अंधी नाबीनी दुनिया तो बैठी नहीं हुई। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो अरब कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जब वो भी वैसी ही रिपोर्ट्स देंगी अपने-अपने देशों को, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी दे रही हो कि जी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका हाथ है। तो जब अगर उनका हाथ होगा, तो यही रिपोर्ट दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी अपने देशों को देगी। जब सऊदी अरब को ये रिपोर्ट मिलेगी, यूएई को ये रिपोर्ट मिलेगी, तो ऑफ कोर्स दे वुड बी रिलक्टेंट टू विजिट पाकिस्तान, उनकी टॉप लीडरशिप, they would be reluctant to invest in Pakistan। तो पाकिस्तान की तरफ से ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो ज़ख्म लगाना है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच में कोई नई टेंशन जन्म लेगी। देखिए, नई टेंशन ने अब क्या जन्म लेना है? टेंशन तो ठीक-ठाक है, ऑलरेडी ठीक-ठाक है। उसमें कोई अब नयापन तो रहा नहीं। अब भारत की तरफ से भी बहुत फ़र्म है सिचुएशन कि भी टेरर एंड टॉक कुड नॉट गो हैंड इन हैंड। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ये कहता है कि टॉक मतलब वखरी करो, जो टेरर हम वखरा करते रहेंगे, तो दैट डज़न्ट वर्क देयर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इससे पहले कि हम डिस्कस करें लास्ट में जो इन्होंने यानी G20 के अंदर ही जो बात हुई है इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, भारत भी है, लेकिन उससे भी पहले सर अब कनाडा में आपके जो प्राइम मिनिस्टर गए थे, सर कैसा जहाज लेकर गए थे कि जो वहां पे वापसी के लिए उनको इंतजार करना पड़ा, खराब हो गया। मुझे लगा कुछ पाकिस्तान जैसा टच आ रहा है कि पहुंच तो गए, वापस कैसे जाएंगे। बदकिस्मती से कनाडा के कुछ मामलात पाकिस्तान जैसे होते चले जा रहे हैं। एज़ अ कैनेडियन आई एम वेरी सैड टू सी, बट एज़ अ कैनेडियन आई एम फ्री टू क्रिटिसाइज़ एज़ वेल, एट लीस्ट वो हमें फ्रीडम है जो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी वो फ्रीडम अब काफ़ी चैलेंज्ड है। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो सिर्फ जहाज़ का मामला ही नहीं, काफ़ी ह्यूमिलिएट हुए सैडली। मुझे बड़ा दुःख होता है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत में ह्यूमिलिएट होना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कनाडा में भी काफ़ी ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। इस वक़्त कनाडा में भी उनका अगला इलेक्शन जीतना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। इसलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। जहाज़ की आपने बात की, वाक़ई बड़े शर्म की बात है। हम यानी कैनेडियन और कनाडा G7 का हिस्सा है। G20 तो ज़रा बाद की क्लब है, हम G7 यानी जो रिचेस्ट 7
कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं और हमें इस पे फ़ख्र है। हम उसका जायज़ हिस्सा बनते हैं। हमारा बहुत रिसोर्सफुल और खूबसूरत देश है कनाडा, मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने हमें काफ़ी एम्बैरेस आजकल इंटरनेशनल स्टेज पे कर रखा है। और फिर ये जहाज़ वाला जो वाक़या हुआ, तो इससे तो वाक़ई हमारे जी7 पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि भई ये कैसे जी7 के लोग हैं, हुँ। जिनका जहाज़ भी खराब हो गया। लेकिन चलिए मैं ये कहता हूँ, जहाज़ एक मशीन है, किसी वक़्त भी कोई खराब हो सकता है। इवन प्रेज़िडेंट बाइडेन का भी शायद हो सकता है, लेकिन कम ही चांसेस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उनका फ्लीट है, जो उनके ट्रैवल के लिए होता है, जिसमें गाड़ियाँ तक जाती हैं। तो बहरहाल कनाडा के इंडिया के साथ खालिस्तान के इश्यू पे भी बहुत रफ़ डायलॉग हुए। बहुत इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की अपनी जो वोट बैंक जो यहाँ का है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका भी बड़ा हिस्सा है और उसको कनाडा के अंदर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कनाडा की ऑपोज़िशन पार्टी भी कर रही है, कनाडा के सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स भी कर रहे हैं। तो हमारे कनाडा में ये चैलेंजेस तो हैं, बिलाशुबा हैं। जहाज़ से लेके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जो स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं, मैं साफ कहूँगा स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी, उनका काफ़ी अमल दखल है। लेकिन बहरहाल आफ्टर ऑल वी आर कनाडा और कनाडा में हम अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी एंड वी विल कीप डूइंग दैट। बिल्कुल। और सर वो जो कॉरिडोर है ये तीनों मिलके बना रहे हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े ये सीरियस किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं। ये बातें करने वाले लोग नहीं हैं। मिडल ईस्ट की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पे जीसीसी कंट्रीज़ की, वो बड़े सीरियस लोग हैं। वो बातें बराए बातें नहीं किया करते। व्हेन दे से समथिंग दे मीन इट। सेम सेम गोज़ विद इंडिया, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो कॉरिडोर है, अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर की रट लगाए रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता, तो पाकिस्तान का बहुत भला था, बहुत बड़ी आमदन थी पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है उसके लिए पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता। वो पाकिस्तान चेंज करने को तैयार नहीं, किसी भी सतह पे, ना इंटरनेशनल नैरेटिव पे, ना अपने इंटरनल नैरेटिव पे। तो बहरहाल पाकिस्तान तो अभी उसमें से आउट है। ये इनके लिए एक मुश्किल ज़रूर है कि ये जो ज़ाहिर है कुछ ज़मीनी फ़ासला तो मौजूद नहीं है। ये कॉरिडोर जो भी होगा, ये वाया ईरान जाएगा अपैरेंटली, या फिर ये डायरेक्ट अगर समुंदर के ज़रिए ही जाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इवन वाया ईरान भी जाए। ये सीधा मतलब इंडियन ओशन से होता हुआ, केराला के शोर से होता हुआ सीधा मिडल ईस्ट को लैंड करेगा। तो वो तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सड़क नहीं होगी अपैरेंटली, लेकिन जी। वो केराला से इंडियन ओशन का जो सीधा रास्ता जाता है दुबई और जीसीसी कंट्रीज़ को, वो समुद्री रास्ता होगा और फिर जीसीसी कंट्रीज़ से होता हुआ वो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इराक में भी एंटर हो जाएँगे, कुवैत से इराक में एंटर होंगे और इराक से होते हुए वो सीधा यूरोप में चले जाएँगे। टर्की, ईरान, जो भी, वो कोई बिग इश्यू नहीं है। वो अगर ईरान को बाईपास भी करना हुआ, तो वो देयर इज़ नॉट अ बिग इश्यू। तो वो तो कुवैत से इराक को सीधी सरहद जाती है और इराक ठीक। से आगे वो मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप को चला जाएगा। और देखिए, यूरोप से अमेरिका या कनाडा तक का जो कॉरिडोर है, वो तो फिर समुद्री कॉरिडोर है। मैं 1-2 पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में थिंक टैंक के बड़े-बड़े जुगादरी लोग हैं, वो इस पे ही बहस कर रहे हैं कि जी देखिए, ये बड़ा ही फ़नी सा है कॉरिडोर, ये कैसे होगा जब तक पाकिस्तान में से नहीं गुज़रेगा। अच्छा, वो सड़कों में ही अभी तक सड़कों में ही घुसे हुए हैं। उनको ये नहीं पता, ये नहीं याद, वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में बैठ के उनको रोज़ देखते हैं कि रोज़ हर आधे घंटे बाद लंदन से ट्रेन निकलती है और सीधा फ्रांस जाती है 2 घंटे 21 मिनट में। और वो ट्रेन का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर से होके जाता है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ये अपने पता नहीं ज़मीन की स्ट्रैटेजी में ही फंसे हुए हैं। इनको ये नहीं बिल्कुल। पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और लंदन में बैठे हुए लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यार आपके अपने लंदन में, आपके लंदन शहर से एक ट्रेन फ्रांस को जाती है और समुद्र में से होके जाती है, टनल एक है और उसमें से बिल्कुल। आधा पौना घंटा वो चलती है ट्रेन। तो मतलब अगर यहाँ से इंडियन ओशन से रास्ता वो जो बहरी रास्ता अगर जाता है जीसीसी कंट्रीज़ को, तो व्हाट अ बिग डील। अमीर मुल्क हैं दोनों, इंडिया भी अमीर बिल्कुल। है,
हुँ, मिडल ईस्ट भी अमीर है, वो भी कोई बीच में से छोटी टनल भी आ जाएगी और हुँ, कुछ मतलब जहाज़ में भी से हो जाएगा। तो कॉरिडोर तो वही है। अच्छा, फिर वहाँ से मिडल ईस्ट से चलिए, यूरोप को तो ज़मीनी आपको रास्ते मिल जाएँगे। हुँ, लेकिन यूरोप से कनाडा, अमेरिका के लिए तो कोई ज़मीनी रास्ता है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ जो हमारा अटलांटिक है। हुँ, तो समुद्र के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। इवन हमारे कनाडा के अंदर न्यूफ़ीलैंड के हमने नॉर्थ में जाना हो, एक हुँ, ही देश के अंदर, तो हमारा रास्ता ही नहीं है समुद्र के अलावा कोई। तो हम ये कहें जी कि हम हमारा तो कोई कॉरिडोर ही नहीं। वी हैव अ कॉरिडोर जिसमें हम अपने बिल्कुल। देश के एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाते हैं। हुँ, तो हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट को ना ये जो भूल-भुलैया है ना अपनी ज़हनी, इससे निकलना होगा। ये हुँ, कॉरिडोर से मुराद एक सड़क बस ले रहे हैं, सड़क बनाई जाओ। उनको ये नहीं पता हाँ, पानी भी एक सड़क है, हवा भी एक सड़क है। और ये बिल्कुल। मौलाना ने साबित कर दिया। ये बस सर अपने ख़्यालों में रहते हैं। इनका ख़्याल है कि पाकिस्तान ऐसी जगह बना हुआ है कि हर किसी को हमारी ज़रूरत रहेगी। वो शायद वो अफ़गान वॉर के टाइम से हमारी यही सोच बनी हुई देखिए, है कि मैं यहाँ हमारे पे बगैर कुछ कहूँगा नहीं। बात पाकिस्तान की अनफॉर्च्यूनेटली सैडली मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों को ज़रूरत नहीं है। हुँ, आज आप वीज़े खोल दीजिए दुनिया के, हुँ, पाकिस्तान ख़ास तौर पर वेस्टर्न बिल्कुल। वर्ल्ड और मिडल ईस्ट के, हुँ, तो शायद ही कोई पाकिस्तानी वहाँ पे रहे। हुँ। तो ये तो सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है सर और इस वक़्त भी बहुत लोग बाहर जा चुके हैं और मज़ीद जाने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ भी ठीक करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जैसे चल रहा है वो सभी के सामने है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।